मैकेनिज्म ऑफ गैशियस एक्सचेंज पढ़ना है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था रेस्पिरेशन, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ गैशियस एक्सचेंज और ब्रीदिंग। क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि हमने कल भी बात की थी कि जब ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, जब वो ऑक्सीजन लेता है और जब वो ये सारी रेस्पिरेशन करता है, तो वो साथ ही अपने सेल से क्या रिलीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, विच मीन्स के इट हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका लार्जर है, वो बॉडी के किसी भी पोर्शन से, वो चाहे यहाँ से रिलीज करे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे यहाँ से रिलीज करे, चाहे यहाँ से रिलीज करे, चाहे यहाँ से रिलीज करे, वो बॉडी के किसी भी पोर्शन से सरफेस उसका सरफेस एरिया ओपन होता है, वो आराम से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकता है। बट ह्यूमन का क्या है कि ह्यूमन की स्किन जो है, इट इज नॉट एन एक्सचेंजेबल सरफेस, इट इज नॉट ए सरफेस यूज टू एक्सचेंज मटेरियल। सो इफ द ह्यूमन डज नॉट हैव दिस, कैन नॉट यूज द स्किन एज ए सरफेस फॉर एक्सचेंज, देन इट मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज। और वो सरफेस एरिया कल हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, और उसके हवाले से यानी हमने क्या पढ़ा था कि हमने लंग्स तक जो है वो डिस्कशन हमारी वो पहुंची थी। और उसमें हमने ये कहा था कि जो लंग्स होते हैं, सॉरी क्या हो गया, जो लंग्स होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर हमने जो है वो पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पर अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मजीद पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा भी दो तीन चीज़ें, जैसे कल हमने ब्रोंकाई पढ़े थे, इसको ब्रोंकस कहा था हमने, सिंगुलर ब्रोंकस है, और इसको आप प्लूरल जब कहेंगे तो ब्रोंकाई होगा। फिर जब ये ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होते हैं तो ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, और इनकी फर्दर डिविजन्स को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली ये जाके एक क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई में चेंज होते हैं, ऐसे इस तरह ये क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई में, फॉर एग्जांपल ये एक है, फिर एक ऐसे जुड़ा हुआ है इसके साथ, एक ऐसे जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ जुड़ा हुआ है। अब ये एक ही ब्रांच के ऊपर तीन एल्वियोलाई लगे हुए हैं, तो इस पूरे को आपने कल क्या कहा था, एयर सैक कहा था। और इस एयर सैक के अंदर सिंगुलर जो है वो क्या होता है, वो एल्वियोलस होता है। ये हमने कल आखिरी बात की थी, जो हमारी जहाँ पर बात खत्म हुई थी। लेकिन उसके अलावा दो तीन और भी चीज़ें हैं जो बड़ी टेक्निकल हैं इस लिहाज से कि हमने उनको भी देखना है। ख़ास तौर पर यहाँ पर हमारी बुक में जो है उसको कंसल्ट किया गया है। दैट इज़ एक्चुअली द विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं। ये विंड पाइप है, दिस इज़ अ विंड पाइप। ठीक है, तो इस विंड पाइप को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो अब एक्सप्लेन करेंगे कि ये विंड पाइप जो है इसका क्या स्ट्रक्चर है। फिर इसी तरीके से इसको बनाने से पहले मैं आपको जो है वो एक और चीज़ बताऊं कि हमारा जो थोरैक्स रीजन होता है, जहाँ पर हमारी सीने की हड्डी होती है इतनी, ये हमारी सीने की हड्डी है, ऐसे ये नोकदार होती है आगे को, और ये जो सीने की हड्डी होती है, दिस इज नोन एज स्टर्नम, और यहाँ से हमारे जो है वो रिब्स वो निकल रही होती हैं। बेसिकली इन रिब्स का जो डिज़ाइन होता है वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने साथ साथ ये चीज़ें डिस्कस करनी है। ये रिब्स यहाँ से निकलती हैं और पीछे जो वर्टेब्रल कॉलम होती है ना, उनके साथ उसके साथ जाकर अटैच होती है ऐसे। ज़्यादा छोटी हो गई तो बच्चे का सीना भी नहीं इतना होता, सबसे ऊपर वाली सबसे छोटी होती है, फिर आखिरकार बड़ी होना शुरू हो जाती है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पीछे जाकर वर्टेब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। ठीक है, ये टोटल कितनी रिब्स होती हैं बेटा, ये टोटल होती हैं रिब्स हमारी, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको इसकी प्रॉपर डायग्राम दिखाता हूँ, उससे मैं सिर्फ आपको ये फ्रंट डायग्राम दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये जो टोटल है ना रिब्स, इनकी जो मेकिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है कि अगर ये दरमियान में ये स्टर्नम है, तो रिब्स कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे नीचे को आती हैं ऐसे। एक रिब ये है जो कि पीछे तक जाएगी, फिर उसके बाद अगली रिब उससे जुड़ी होती है और फिर पीछे तक जाती है, फिर अगली रिब उससे भी लंबी होती है और फिर पीछे तक जाती है। तो ये सीना ऐसे करके होता है हमारा, पैक्ड ऐसे। ये हमारा सीना अगर आप रिब्स ओपन कर देना तो ये रिब्स ऐसे सीधी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट शीट की तरह हो जाएगा। हमारा जो ये थोरैक्स रीजन होता है, जो सीने का रीजन होता है, ये जो गोलाई में होता है ना, कमर और जो सीने का रीजन होता है ये गोलाई में होता है। ये गोलाई में होता ही इस वजह से है क्योंकि ये जो रिब्स होती हैं ये स्पेसिफिकली हमारे सीने को पीछे गोलाई की तरफ लेकर जाती हैं। पहले हम जो है वो रिब्स को देख लेते हैं, पहले हम यहाँ पर, उसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ आता है। ये देखिए, ये
दिस इज द फॉर्मेशन। यहाँ पर ये देखिए, ये वही चीज है। अब ये जो आगे हड्डी है, ये वाली जो आपको हड्डी दिख रही है बेटा, ये हड्डी है जिसको आपने स्टर्नम कहा है, ठीक है। दिस इज अ स्टर्नम। ये वो सीने की हड्डी है जो आपके बिल्कुल फ्रंट पर है, दरमियान में, सीने के दरमियान में। उसके बाद यहाँ से जो है फिर ये देखिए, ये है फॉर्मेशन किसकी, ये आपके उन रिब्स की फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। अब इनमें से कुछ रिब्स होती हैं जो कि डायरेक्ट जुड़ी हुई होती हैं स्टर्नम के साथ। कुछ रिब्स होती हैं जो कि डायरेक्ट जुड़ी होती है। कुछ रिब्स, दो रिब्स ऐसी होती हैं नीचे जो कि ऐसे खाली होती हैं, मतलब वो ऊपर तक नहीं आती, यहीं तक आकर खत्म हो जाती हैं। ये रिब्स जो होती हैं इनको आप कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये रिब्स बेसिकली आपका जो सीना है ना, जब ये फैलता है सांस लेने के लिए, जब आप अपने सीने को फुलाते हैं, तो वो जब सीना फूलता है तो नीचे की जो रिब्स होती हैं अगर ये भी पीछे से जुड़ी होंगी ना, तो वो सीना ठीक तरीके से फूलेगा नहीं। तो नीचे की जो रिब्स होती हैं एंड की, वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती। बाकी जो रिब्स होती हैं वो सारी की सारी वो स्टर्नम से भी जुड़ी होती हैं और पीछे वर्टेब्रल कॉलम से भी जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द रिब्स आर अरेंज्ड। और रिब्स जो है उसमें अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका वो दिखा दूं, रिब्स की अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से होती है कि ये यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो आपके स्टर्नम होती है, इस जगह पर, इस जगह पर जहाँ से आपका ट्रेकिया है, यहाँ पर स्टर्नम होती है, नीचे तक आ रही होती है। ये स्टर्नम है। और उसके बाद यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे, फिर ये, फिर ये तकरीबन पूरे रिब्स के अंदर होते हैं लंग्स को ना? कवर किया। सॉरी, सॉरी। लंग्स रिब्स के अंदर होते हैं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लंग्स जो हैं वो नीचे होते हैं, इसके अंदर की तरफ होते हैं, फिर यहीं से ये। नाउ दिस इज द प्रॉपर डिपिक्शन। पहले मुझसे नहीं बन रही थी, एक दफा देख के। अब ये जो है वो इस तरह ऐसे, और यहां से फिर होंगी कुछ, यहां से नीचे आएंगी और यहीं पर खत्म हो जाएंगी, पीछे तक नहीं जाएंगी। ये जो पेयर होता है ना, आखिरी गालबन दो पेयर ऐसे होते हैं। यहां पर उन्होंने लिखा भी हुआ है कि, यहाँ पर उन्होंने जो है ना इस बात को मेंशन भी किया हुआ है कि वो जो दो रिब्स होती है ना, वो बेसिकली वो पीछे जाकर नहीं जुड़ती। तो वो जो दो रिब पीछे जाकर नहीं जुड़ती उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ये गालबन एक इधर की और एक उधर की होती है। तो इसी तरीके से ये पूरा रिब केज जो है ये ऐसे आता है। ये देखिए, अब गौर कीजिएगा, ये ये है। इसको अगर मैं थोड़ा सा थिक कर दूं मार्कर को, तो ये देखिएगा, ये यहाँ से ऐसे आता है, ये यहाँ पर, और उसके बाद फिर ये दिस इज योर रिब केज। और इसके नीचे जो है वो आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आपको जो है वो मैं बता दूं। अब हम क्योंकि थोड़ा सा इसको हम बना सकते हैं, तो मैं आपको इसका एक दफ़ा और जो है यहाँ पर मुझे बनाना होगा, क्योंकि मैं एक दो चीज़ें आपको यहाँ पर शो करवाना चाह रहा हूँ। बेसिकली वो चीज़ें हम बुक की डायग्राम से देख सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बुक की डायग्राम से उस तरह वाजे नहीं होगा। हमने इस तरह की डायग्राम बुक में देखी है। ये 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 है, फिर ये है, फिर इस तरह है, फिर ये है, और फिर एंड पे ये फ्लोटिंग है। अब ये जो आपको नजर आ रही है ना डायग्राम, इसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि ये जो रिब्स होती हैं, इनके अंदर मसल्स होते हैं। रिब्स के दरमियान में यहाँ पर मसल्स मौजूद होते हैं। ये ये मसल्स मौजूद होते हैं जो रिब्स को पिक करते हैं। रिब्स को मूव करवाना इन मसल्स का काम होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये मसल्स कई तरह के होते हैं, लेकिन हम दो तरह के सिर्फ मसल्स यहाँ पर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मैंने इस कलर में बनाया, एक मैं इस कलर का बना देता हूँ। ये मैं सिंगुलर बना रहा हूँ ये। अभी यहाँ पर आपको पता लगेगा कि मैं ये सिंगुलर क्यों बना रहा हूँ और बाकी मैंने इतने थिक क्यों बनाए हैं। बेटा, दो तरह के यहाँ पर मसल्स होते हैं, आप गौर से सुनिएगा। ये जो मसल है, आपको जो थिक मसल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, इन थिक मसल को आप कहते हैं, बेसिकली ये जो मसल है ना, दोनों दोनों तरह के मसल, इनको आप कहते हैं इंटर कोस्टल मसल्स।
इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स, ये मसल्स होते हैं, इनकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स की एक टाइप होती है जो एक्सटर्नल होते हैं, यानी रिब केज से बाहर होते हैं, जो आपका रिब केज है उससे बाहर होते हैं, वो हैं ये थिक वाले। ये आपके रिब केज को ऊपर खींचते हैं। जब आप जरा जोर से सांस लें अगर घर पे बैठे हुए, तो आपको फील होगा कि आपका सीना जो है वो उठता है ऊपर को। वो जो सीना ऊपर को उठा है वो बेसिकली किसकी वजह से उठा है? वो इन्हीं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपका सीना ऊपर को उठता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि फिर कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो आपके ये उठे हुए सीने को वापस लेकर जाते हैं, वो रिब केज के अंदर होते हैं, ठीक है। उनको आप कहेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। वो हैं ये जो मैंने सिंगल लाइन बनाई। सांस लिया, जोर से खींचा, सीना फूल गया, उसके बाद आपने सांस छोड़ा, अब अंदर के जो मसल्स होंगे वो रिब केज को वापस खींच लेंगे जगह पे। फिर सांस लिया, बाहर आया, तो वो एक्सटर्नल है। सांस छोड़ेंगे तो इंटरनल मसल्स जो हैं वो उसको खींचेंगे। तो ये जो है वो आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इनका काम होता है। और अगर आपने कभी जो है अपने आंखों से कुर्बानी के जानवर को देखा हो, तो ये बड़ा आसान है। कुर्बानी के जानवर के अंदर ये मसल्स देखना क्या होगा कि वो उसके जब चांपे चांपे होती है, बेसिकली ये जो पसलियां होती हैं, ये जो रिब्स होती हैं, चांपे होती हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसको जब ऐसे काटते हैं तो एक मसल कटता चला जाता है। वो जो मसल असल में कटता चला जाता है, वो ये इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। अच्छा, फिर इसी हवाले से एक और चीज़, अब हमने एक और बात कही है कि इसके अंदर लंग्स जो होते हैं वो रिब के अंदर होते हैं। तो लंग्स के हवाले से अब आपको एक और बात करता हूँ। लंग्स की ऑलमोस्ट ये रंगत होती है, तो हम कोशिश करते हैं हम इसी रंगत से बनाएं। कल हमने एक और बात की थी कि लंग्स आर कवर्ड इन अ मेम्ब्रेन। बेटा कौन सी मेम्ब्रेन थी वो? हाँ जी, याद है? चलिए, आप और क्लास ऑन करके कहीं चले तो नहीं जाते हो? नहीं मतलब जो मेम्ब्रेन अ, थी जो इसको लंग्स को इनका कवर नाम करती है, सोचते थे। प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना, इस ये डबल लेयर्ड होती है। मैंने ट्रेकिया यहाँ डिस्कस करनी थी, ये इसको इरेज कर देते हैं फिलहाल। यहाँ अभी ट्रेकिया नहीं डिस्कस कर रहे। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं इसको जो है वो यहाँ आपको शो करवाऊँ, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक अंदर की साइड पे लेयर होती है ऐसे, और एक बाहर की साइड पर होती है। अभी जो अंदर और बाहर की लेयर्स हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? और कीजिएगा, जो इसको आप कहते हैं इनर प्लूरा। इनर प्लूरा यानी प्लूरल मेम्ब्रेन का इनर पार्ट, और ये है आउटर प्लूरा। ये जो आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा है, इन दोनों का फंक्शनल फर्क है, इनका फंक्शनल डिफरेंस है। और वो क्या है कि जो इनर प्लूरा है दैट इज अटैच टू लंग्स, अटैच टू लंग्स, ठीक है। यानी इट हेल्प्स द लंग्स टू एक्सपेंड, ये लंग्स को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। और ये जो आउटर प्लूरा है, ये किससे जुड़ी हुई है? गौर कीजिएगा, ये इंटरनल, या यूं कह लें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से जुड़ी हुई है। इंटरकोस्टल कौन से थे? रिब्स के मसल्स थे, ठीक है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से आउटर प्लूरा जुड़ी हुई है, और ये असल में रिब के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब को खींचेंगे, तो रिब के साथ क्या खींच जाएगा? क्योंकि आउटर प्लूरा जुड़ी हुई है ना रिब के साथ, तो क्या होगा कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो आपके सीने को ऐसे फैलाएंगे, तो आपके लंग्स भी साथ ही फैल जाएंगे। ये फायदा होता है प्लूरा का, ठीक है। और एक और फायदा क्या है प्लूरा, बेटा ये समझ आइए। हाँ जी, आ गया। अच्छा, एक और फायदा इसका होता है प्लूरा का, और वो क्या होता है कि इन दो प्लूरा के दरमियान में एक लिक्विड होता है जिसको आप कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इनके हर प्लूरा के दरमियान में प्लूरल फ्लूइड, क्योंकि जाहिर है ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में होती है ना, तो इनके फ्रिक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये प्लूरल फ्लूइड इनके दरमियान में होता है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके लंग्स को।
ठीक है, लंग्स को भी प्रोटेक्ट कर सके और उसके बाद वो फ्रिक्शन जो है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। सो इस तरीके से जो है ये पूरी एनाटमी होती है और ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो है ये हो गया बाहर का स्ट्रक्चर। आप बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, आप अपनी स्किन के नीचे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वहां से होके रिब्स के नीचे हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जुड़े हुए हैं आउटर प्लूरा से। आउटर प्लूरा के नीचे प्लूरल फ्लूइड है और उसके नीचे इनर प्लूरा है। जो इनर प्लूरा है वो लंग्स के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, ये लंग्स के साथ जुड़ी हुई है। आउटर प्लूरा जो है वो असल में एक और काम भी करती है, ये भी अब आपको बता देता हूँ। इस इट सस्पेंड्स द लंग्स इन बॉडी। अब आपको पता है ना कि जो प्लूरा होती है वो जो लंग्स होते हैं वो हमारे इधर चेस्ट कैविटी में मौजूद है, ठीक है। अब ये अगर अपनी जगह से मूव नहीं करते और फिक्स्ड हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो जो है वो चीज है जिसने इन लंग्स को सस्पेंड किया हुआ है। तो वो काम भी आउटर प्लूरा का ही है, आउटर प्लूरा ये काम करती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें पता लग गया। उसके बाद आ जाता है जी जो लंग्स हैं उनके अंदर का स्ट्रक्चर, वो भी हम डिस्कस करते हैं, बट लेट्स डिस्कस फर्स्ट द ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया होती है उसके हवाले से बजाय स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के यहाँ देखते हैं हम, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर यहाँ ही अवेलेबल है। बेटा ट्रैकिया जो है उसके हवाले से आप गौर कीजिएगा कि ट्रैकिया के अंदर एक तो सी शेप्ड रिंग्स है, कार्टिलेज। ट्रैकिया दो चीज़ों से बनी होती है बेटा, अगर मैं आपको यहाँ पर जो है वो बताऊं। ट्रैकिया जो है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं स्मूथ मसल्स, एक होते हैं मसल्स और दूसरा होता है कार्टिलेज। अब सवाल ये पैदा होता है कि मसल्स तो आ गए तो कार्टिलेज की क्या ज़रूरत है। कार्टिलेज जो है वो असल में बोन की टाइप है, बहुत सॉफ्ट होता है, बोन की टाइप है कार्टिलेज। कार्टिलेज, आपको पता है बोन का क्या फंक्शन होता है? जाहिर सी बात है बोन का काम है हमारे स्केलेटन को शेप देना। बिल्कुल इसी तरीके से कार्टिलेज का काम भी हमारी ट्रैकिया को शेप देना है और उसको स्क्वीज होने से रोकना है। यानी ये हमारी जो ट्रैकिया है उसको स्क्वीज नहीं होने देगी, हमारी ट्रैकिया हर वक्त ओपन रहती है उस कार्टिलेज की वजह से। ये कार्टिलेज डिस्क्स होती हैं जो कि दरमियान में प्लेस्ड होती हैं, ठीक है। इनको इनकी वजह से हमारी जो ट्रैकिया होती है वो अपनी जगह पर प्लेस्ड रहती है। तो ये जो कार्टिलेज है ये बेसिकली इस वजह से इसको ओपन रखने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब अगर आप ट्रैकिया का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, आप क्रॉस सेक्शनल जो है वो एक व्यू लेते हैं और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, तो आपको क्या पता लगता है कि ये ट्रैकिया की आउटर लाइनिंग है। और कीजिए, बाहर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है बाहर है, ये प्रोटीन हो सकती है, प्रोटीन। उसके बाद इसके अंदर लिगामेंट होता है। ये लिगामेंट बेसिकली इस्तेमाल होता है कार्टिलेज को काबू रखने के लिए, कार्टिलेज बाउंडिंग, कार्टिलेज को बाउंड रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर सी शेप्ड एक रिंग होता है। ये रिंग यहाँ नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये पिक्चर है ना, असल में ये बुक की पिक्चर है। यहाँ पर सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज इस जगह पर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बना देता हूँ तो ये इस तरह से एक सी शेप्ड रिंग मौजूद है कार्टिलेज का, जो कि इसको ओपन रखता है। जो ट्रेकिया की असल लेयर है जो फंक्शन करती है वो थिन एपिथेलियम है। ये सबसे अंदर की जो लेयर होती है ट्रेकिया की, ये थिन एपिथेलियम होती है, सेल्स की। एपिथेलियम का मतलब है कि ये सेलुलर लेयर है, सेल्स की लेयर है, ये सेल्स की लेयर होती है। और ये जो सेल्स की लेयर होती है ये असल में इसको इन्होंने एनहेंस करके दिखाया हुआ है। ये सेलुलर लेयर है, इसको इन्होंने एनहेंस करके दिखाया हुआ है। इसको अगर हम देखें तो सेल्स इसमें कई तरह के हैं। ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है और ये भी सेल है। ये दरमियान के जो पर्टिकुलर सेल्स है ना इनको हमने डिस्कस करना है बेटा। ये सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं ग्लैंड सेल या म्यूकस सेल। ये म्यूकस सेल होते हैं। ये वाले जो सेल होते हैं ये सिलिएटेड सेल्स होते हैं। तो दो तरह के आपको यहाँ पर सेल्स नजर आ रहे हैं, एक सिलिएटेड सेल्स हैं और एक म्यूकस सेल्स हैं। जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं इनका काम होता है सिलिया बनाना। ये देखिए हेयर लाइक सिलिया आपके सामने मौजूद है। हमारी जो सांस की नाली होती है, हमारी जो विंड पाइप होती है, उसमें बारीक बारीक बाल होते हैं, सीलिया होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, ठीक है।
और जो म्यूकस होती है वो इस पर्टिकुलर ग्लैंड सेल के जरिए प्रोड्यूस की जाती है। म्यूकस का क्या काम होता है, अब यहाँ पर हम इनके जो है वो फंक्शन देखते हैं, इनके फंक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूकस का काम है ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। दूसरा, वैसे ना ट्रैप द डस्ट पार्टिकल दोनों में कॉमन है, म्यूकस और सीलिया का। म्यूकस का पर्टिकुलर काम क्या है मैं वो लिखता हूं यहाँ पे। म्यूकस का पर्टिकुलर काम है कि इट कंटेन्स वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट एनी इन्वेडर्स, जो भी बाहर से आ सकते हैं उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं। फाइट्स अगेंस्ट एनी इन्वेडर्स। अब जब ये बाहर से कोई भी जो है वो आएगा, बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, तो उससे फाइट करने की ट्राई करते हैं। लेकिन जाहिर है आपको आजकल भी पता है कि आजकल भी हम जो कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, तो हमारे वाइट ब्लड सेल उनसे मुकाबला करने के काबिल नहीं होते, तो इस वजह से हमें वो डिजीज़ हो जाती है। लेकिन ये जो अंदर म्यूकस है ये हमारे कहाँ पर मौजूद है, हमारे विंड पाइप में मौजूद है। ये जो पाइप जा रही है इसके अंदर ये सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। तो इसका काम यहाँ से वाइट ब्लड सेल और यहाँ फ्लूइड, इसमें म्यूकस में वाइट ब्लड सेल होता है, प्रोटीन्स होती हैं और वाटर होता है, ठीक है। सीलिया का क्या काम होता है बेटा, ये समझ आ रहा है सारा? हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए जी, आप कुछ कह रहे हैं? सवाल तो नहीं था? ओके, चले। खैर, अब यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो म्यूकस वाला मैं बता रहा था, म्यूकस के बाद अब आप बारी आ जाती है सीलिया की। सीलिया का क्या फंक्शन होता है बेटा? सीलिया का फंक्शन होता है ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल्स। ये एक उसकी तरह से बिहेव करते हैं, वो जो छलनी नहीं होती, छलनी, उसकी तरह। फिर उसके अलावा ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सीलिया का, दे हीट द एयर। जो एयर बाहर से अंदर आ रही है ना, उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से जो है वो उसको इक्वलाइज करने के लिए उसको हीट अप करते हैं थोड़ा सा। एयर को हीट किया जाता है ताकि वो अंदर आए, तो एक्सचेंज पर्पस के लिए, एयर ज़्यादा ठंडी ना हो, उसका टेम्परेचर नॉर्मल किया जाए, तो उसका एक्सचेंज में आसानी होगी, तो उसका भी ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स भी और हीट द एयर उसका भी ठीक है। क्लीनिंग द एयर, एयर को क्लीन करने के लिए इनका काम होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जी, बोलिए। सीलिया की लोकेशन की समझ में। सीलिया की लोकेशन देखें, मैं अब आपको यहाँ पर एक अपनी डायग्राम बनाकर इसकी डिपिक्शन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जस्ट अज्यूम दैट दिस इज योर ग्लोटिस, दिस इज द विंड पाइप, ठीक है। और विंड पाइप जो है वो जाहिर सी बात है गोलाई में होती है, तो इस तरह से सीलिया इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये सीलिया इसके अंदर मौजूद है, इस पैटर्न में नहीं होते, वो तो मैं कंटिन्यूटी के लिए कर रहा हूँ, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, इसके ना अंदर मौजूद होते हैं सीलिया। आपकी ट्रेकिया के यानी आपकी विंड पाइप जो होती है उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब जो भी एयर अंदर आएगी वो इनको ट्रैप कर लेंगे, समझ आई? क्लियर हुई क्वेश्चन? क्या हो गया, नेट का इशू आ रहा है? वो नेट चला गया था। चलें कोई नहीं। अच्छा, अब ये देखिए कि ये मैं बता रहा था कि हमारी जो ट्रेकिया है, विंड पाइप है, उसके अंदर की तरफ जो है ये सारे सीलिया होते हैं, यानी कि ये जितने भी बाल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारी विंड पाइप के अंदर मौजूद हैं। विंड पाइप सबसे फ्रंट पे होती है, ये सबसे फ्रंट पे जो होती है ये विंड पाइप है। और इसका जो सबसे ऊपर का रीजन होता है, यहाँ से आप बोलते हैं, ये वोकल कॉर्ड्स है। ये जो रीजन होता है ना, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इसको एक और नाम भी कह देते हैं,
इसको, ये जो रीजन है यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जहाँ से आप बोलते हैं बेसिकली, इसको आप नाम देते हैं इस रीजन को लेरिंग्स का। ये लेरिंग का रीजन होता है जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और अगर आप इसके ऊपर हाथ रख देते हैं तो कोई बोल नहीं सकता। ये जो रीजन है ना, ये इसके ऊपर यहाँ हाथ रख दें तो कोई बोल नहीं सकता, उसकी आवाज बंद हो जाती है। वाई? बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग द वोकल कॉर्ड्स। ये जगह होती है। खैर, तो अब यहाँ पर देखिए कि जो लेरिंग्स है वो यहाँ मौजूद होता है, फिर सीलिया वगैरह जिनका काम होता है, ये जिनके फंक्शंस हमने ऊपर जो है वो पढ़ लिए हैं। लेकिन अब यहाँ एक और चीज़ जो है वो बहुत ही मज़े की है। वो ये है कि ये सीलिया जो हैं ये मूव करते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं, ऐसे, जस्ट लाइक ब्रूमिंग, झाड़ू देना, जस्ट लाइक गिविंग द ब्रूम, जस्ट लाइक अप्लाइंग द ब्रूम। ये एक तरह से वो जितनी भी म्यूकस रिलीज होती है ना, दे सिक्रीट द, दे एक्सपेल द म्यूकस आउट द, यहां पर अगर मैं लिखूं, एक्सपेल द म्यूकस आउट द विंड पाइप। जो हमारी ट्रेकिया होती है उससे ये म्यूकस को बाहर फेंकते हैं, ज्यादा से ज्यादा म्यूकस को बाहर फेंकते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि समटाइम ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आखिरी बात ये हो रही थी कि ये जितने भी सीलिया होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, दीज हैव द एबिलिटी टू पुश द म्यूकस आउट ऑफ द ट्रेकिया। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए इस बात के ऊपर। होता कुछ यूं है कि जब आप जो है वो, जब यहाँ से फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आपका जो चिन है उससे नीचे आपका पोर्शन है नेक का। नेक के रीजन में आपको पता है कि आपके दो जो हैं वो पोर्शंस होते हैं। एक होता है ये आपका जो है वो माउथ कैविटी, यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रही होती है माउथ कैविटी। और उसके बाद माउथ कैविटी से नीचे इस साइड पर हियर इज द ट्रेकिया प्रेजेंट। ये ट्रेकिया है, ठीक है। और ये ट्रेकिया थोड़ी सी लंबी होती है, इट लेंथन्स डाउनवर्ड एंड देन इट डिवाइड्स एंड फॉर्म द ब्रोंक्यूल्स। और लेकिन उसके साथ ही आपको पता है एक और वेसल भी मौजूद होती है, एंड दैट वेसल इज दैट पाइप इज फूड पाइप, फूड canal, और you are also name it as an esophagus। एसोफेगस का आप इसको नेम भी देते हैं। तो होता क्या है कि जब ये आपकी जो एयर होती है उससे जाहिर है उसने इसमें जाना होता है। लेकिन अभी आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कुछ सेल्स हैं, जैसे अभी मैं वो वही डायग्राम अगर इधर बनाता हूँ, तो वो जो कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर जो है
वो ये एबिलिटी है कि वो म्यूकस बना सकते हैं, और कुछ सेल्स हैं जिनमें एबिलिटी है कि वो सीलिया बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरह के मसल्स यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, दोनों तरह के सेल्स जो हैं यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। ये वो सेल है जिसने क्या रिलीज करना है, जिसने म्यूकस रिलीज करनी है। तो यहाँ से म्यूकस जो है वो बाहर जा रही है, दिस इज म्यूकस। लेकिन उसके साथ साथ अब मजीद सेल, बाकी वाले सेल भी अगर हम बना लें तो वो इस तरह से होता है। एक एक ये सेल है, ठीक है, अब ये वाला सेल है, फिर उसके बाद ये भी सेल है। अब ये तमाम सेल्स जो हैं, these have their nucleus but these do not produce the mucus. Why? Because these are not mucus producing cell. लेकिन इनके पास ये असल में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सीलिया, these have cilia। अब ये जितने सीलिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके म्यूकस को, जो म्यूकस लंग्स में, एक्चुअली म्यूकस जो है वो सिर्फ ट्रेकिया में प्रोड्यूस नहीं होती, म्यूकस आपके लंग्स में भी होती है। तो जितनी भी म्यूकस प्रोड्यूस होती है, ये उस प्रोड्यूस्ड म्यूकस को कैरी करते हैं और उस म्यूकस को लंग्स में नहीं रहने देते, बल्कि उस म्यूकस को क्या करते हैं, दे पुश इट आउटसाइड। अब वो म्यूकस जो निकल के आई है लंग्स से इधर, लंग्स से इधर, यहां से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से सिलिया की मूवमेंट की वजह से बाहर, वो म्यूकस जो है वो आप स्वॉलोइंग की फॉर्म में, थूक निकलना जिसको कहते हैं, स्वॉलोइंग की फॉर्म में आप अपनी एसोफेगस में ले जाते हैं। कुछ लोग उसको स्पिट आउट कर देते हैं, यानी उसको थूक देते हैं, ठीक है, और कुछ क्या करते हैं, उसको स्वॉलोइंग की फॉर्म में उसको निगल लेते हैं। अक्सर रात सोते में आपको लगा होगा कि आपको यकदम जो है वो एक एक जोर से आपको खांसी आती है, जैसे आपके गले में कुछ फंस गया है, या जैसे आपके गले में कोई चीज़ जो है वो अड़ गई है। तो वो होता क्या है कि रात के टाइम ये जितने भी म्यूकस सेल्स होते हैं, ये म्यूकस को बाहर फेंक रहे होते हैं। ये जितनी म्यूकस आती है विंड पाइप में, वो सारी की सारी कहाँ भेज दी जाती है, एसोफेगस में, और एसोफेगस से उसको निगल लिया जाता है, ठीक है। अब जब उसको निगल लिया जाता है, तो आप उसको, उस फिनोमिना को आप स्वॉलोइंग कहते हैं। तो ये बड़ा नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो है वो एक केस डिस्कस करते हैं, तो आप अगर सिगरेट स्मोकर्स की बात करते हैं, तो सिगरेट स्मोकर्स जो हैं उनका क्या प्रॉब्लम होता है, दे हैव ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ, ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ म्यूकस, ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ म्यूकस होती है। तो इन लोगों को ज़्यादा खांसी आती है क्योंकि म्यूकस बहुत ज़्यादा होती है, हवा इनके लंग्स में कम जा रही होती है, और इनका बहुत ज़्यादा जो है, जिसको हम एक्चुअली ये म्यूकस ही है जिसको हम आम तौर पर अपनी आम ज़बान में बलगम भी कहते हैं। तो इनका बलगम भी बहुत ज़्यादा जो है वो बनता है। सो दैट दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जो है वो जो खांसी आती है रात को, या इस तरह से हमारा जो थूक बनता है, बलगम बनती है, वो बेसिकली म्यूकस होती है, और वो हमारे लंग्स से आ रही होती है। अब एक और चीज़ जो एल्वियोलाई के हवाले से मैंने आपको यहाँ पर अभी जो डायग्राम बनाकर दिखाई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि जो लंग्स होते हैं, ये इनमें ये जो ट्रेकिया होती है ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, और ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये अल्टीमेटली कहाँ ख़त्म होते हैं, दीज एंड इनटू द एयर सैक। और एयर सैक जो है उसमें हर एयर सैक में क्या मौजूद होते हैं, एल्वियोलाई मौजूद होते हैं, एल्वियोलस मौजूद होते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एयर सैक। ये इस वक्त आपके सामने पूरा एक एयर सैक है, ये एक एयर सैक है। इस एयर सैक के पास काफी ज्यादा एल्वियोलाई है। हर एल्वियोलाई इज नेसेसरली कैरिड विद द ह्यूज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अगर यहाँ पर ह्यूज नेटवर्क नहीं होता है, तो आप ये बात अपने जहनों में रख लीजिए कि आप जो है वो ये बगैर कैपिलरी नेटवर्क के एक्सचेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है वो बनाता हूँ, जैसे मैं इस जगह पर ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एल्वियोलाई, एल्वियोलस की लेयर है, ये एक अदद एल्वियोलस की लेयर है, ये एल्वियोलस है, ठीक है। और जो एल्वियोलस है, इसके अंदर आई हुई है एयर, ऑक्सीजन, यहाँ मौजूद है ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ एल्वियोलस के बिल्कुल नीचे से गुजर रही है कैपिलरी, ये कैपिलरी गुजर रही है, एंड दिस कैपिलरी इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से आ रही है असल में ना। ये जो कैपिलरी है, आपको पता ही है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ तक आता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इस कैपिलरी के जरिए यहाँ तक आता है, तो इसके पास जाहिर सी बात है किसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो
अगर ये कैपिलरी यहाँ नहीं होगी तो ना कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगी एल्वियोलाई में, ना ऑक्सीजन ब्लड में आएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर कैपिलरी का बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चली जाती है एल्वियोलस में, और ऑक्सीजन जो है वो किसको दे दी जाती है, ब्लड को दे दी जाती है। तो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये कैपिलरी का नेटवर्क होना, बहुत ही ह्यूज नेटवर्क होना हर एल्वियोलस के गिर्द, बहुत ह्यूज नेटवर्क होना जो है वो ज़रूरी है। ये उन्होंने वही बात बताई हुई जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि थिन और मॉइस्ट लेयर होती है यहाँ पे, कैपिलरी जो है उसका यहाँ पर मौजूद होना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि ये जो कैपिलरी है ये आराम से एक्सचेंज कर ले। तो अच्छा, अब यहाँ पर जो है जो मजेदार बात है वो ये है कि एल्वियोलाई में या लंग्स में वो क्या अडेप्टेशन है। आप इसको यूं कह सकते हैं कि लंग्स प्रॉपर्टीज ऑफ लंग्स टू एक्सचेंज द गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए क्या वो प्रॉपर्टीज हैं जो लंग्स में होनी चाहिए, या आप इसको जो है वो कह सकते हैं अडेप्टेशंस, प्रॉपर्टीज के बजाय अडेप्टेशंस, दैट हाउ द लंग्स आर अडेप्टेड टू कैप्चर टू परफॉर्म मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अडेप्टेशन ऑफ लंग्स की आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करें कि लंग्स में वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो लंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो लार्ज सरफेस एरिया। आपको पता है कि हमारा जो एक फेफड़ा है, एक लंग है, वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। एक टेनिस कोर्ट आपको बहुत, आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है। तो जो टेनिस कोर्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, और टेनिस कोर्ट के बराबर इतना बड़ा सरफेस एरिया होता है। यानी गैशियस एक्सचेंज के लिए जो अवेलेबल एक्सचेंज एरिया है वो बहुत ही बड़ा सारा है। ठीक है, उसके बाद द वॉल ऑफ एल्वियोलस इज ओनली वन सेल थिक। जो एल्वियोलस की लेयर है, जो एल्वियोलाई की लेयर है, वो सिर्फ वन सेल थिक होती है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से आपको ये बनाकर दिखाऊं ना, गौर कीजिए, ये जो लेयर मैंने आपको दिखाई है ये वाली, ये एल्वियोलस लेयर है। ये आपको शायद मुश्किल से नजर आए, ये एल्वियोलस लेयर है। एल्वियोलस लेयर जो होती है उसको जरा देखिएगा, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक एल्वियोलस है, सॉरी इसमें नहीं बनाना था, कलर चेंज करते हैं इसका। ये ये एक एल्वियोलस की लेयर है, ये एक एल्वियोलस है। अब अगर आप इसकी इस लेयर को थोड़ा सा भी एग्जामिन करते हैं ना, तो आपको पता ये लगता है कि बेसिकली एल्वियोलस जो है वो इस तरह बना हुआ होता है सेल्स से। ये ये सारे सेल्स मिलकर जो है ये एल्वियोलस की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब जब एयर अंदर आती है और ऑक्सीजन यहाँ पर आती है, तो ये बहुत कम फासला है। ठीक है, और साथ से क्या गुजर रही है, कैपिलरी गुजर रही है। कैपिलरी भी वन सेल थिक है। इसका मतलब है टोटल स्पेस जो ऑक्सीजन और ब्लड के दरमियान में होती है वो टू सेल होती है। अब ये देखिए, ये एक कैपिलरी है जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड जो है वो पास हो रहा है, इधर से ब्लड पास हो रहा है। यानी इसका मतलब है कि इस वक्त अगर आप जूम करते हैं, देन यू हैव ओनली two layers, one layer is of alveolus and one layer is of capillary wall। ऑक्सीजन सिर्फ इन दो लेयर्स को पास करके कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन। अगर ऐसा ना हो तो फिर ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन को एफिशिएंटली कैरी ना कर सके। इसकी ये एफिशिएंसी जो है उसकी वजह ही इतनी थिन लेयर जो है इसकी, इसकी एफिशिएंसी की वजह ही है। तो यहाँ पर जो वो कह रहा है कि एल्वियोलस इज वन सेल थिक, दिस इंश्योर्स अ फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये हम पहले ही अभी बात करके आए हैं उस डायग्राम में भी। उसके बाद देखिए, अ थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर कवर्स द सरफेस ऑफ द एल्वियोलस। देखिए, ऑक्सीजन का जो डिसॉल्व होना है ना, ऑक्सीजन अगर इधर डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन अगर इधर जो है वो एफिशिएंटली आती है, तो होता ये है कि यहाँ पर ये जो लेयर होती है ना एल्वियोलस की, दिस इज मॉइस्ट लेयर, ये मॉइस्ट होती है। ये लेयर जो होती है ये मॉइस्ट होती है। अब ये जो मॉइस्ट लेयर होती है बेसिकली, ये बात ध्यान में रखिए कि ऑक्सीजन मॉइस्चर में जल्दी से डिफ्यूज हो जाती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर डिफ्यूज होकर यहाँ जब उसने आना होता है ना, तो ऑक्सीजन को ये जो मॉइस्चर होता है ये बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है। और जितना अच्छा मॉइस्चर होगा वो जल्दी से कैप्चर करके इसको ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर देगा। तो मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है, लंग्स में मॉइस्चर भी मौजूद है। फिर उसके बाद
ब्लड कैपिलरीज की मैंने थोड़ी देर पहले बात कर दी कि ये बहुत ज़रूरी हैं, जल्द से जल्द ये अगर आपने एक्सचेंज करना है तो ब्लड कैपिलरीज का होना बहुत ज़रूरी है। रिब्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया लेक्चर के शुरू में। अब आगे आ जाता है कि आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होती है। ये अब इसमें जो है वो हम ज़रा थोड़ा सा स्लो चलेंगे। यहाँ पर हम जो है वो दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, दो फिनोमिना को कंपेयर करेंगे, तब हमें जो है वो ये चीज़ समझ आएगी। इसके हवाले इसके लिए जो है वो मैं ये जो डायग्राम्स हैं इनको कैप्चर करके इनको जो है वो अभी आपको करके दिखाता हूँ। इन दो डायग्राम्स को क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा, लिहाजा हम यहाँ पर जो है वो एक तरीके से इनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से, ताकि हम इनको कंपैरिजन कर सकें, क्योंकि कंपैरिजन मैटर्स अ लॉट। सो हम जो है वो इसको यहाँ पर इसकी जो डायग्राम्स है ना वो यहाँ से पिक करके इनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम तो है ये डायग्राम जो है इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको हमें करना पड़ेगा छोटा, ताकि दूसरी डायग्राम भी एक ही पेज पर आ जाए, हमें दो दो पेजेस पर इनको ना लेकर जाना पड़े। दूसरी डायग्राम यहाँ मौजूद है। ये दो डायग्राम्स हैं जो कि हाँ कंप्लीट एक्सप्लेन कर रही हैं हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। तो इनको हम साथ साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका भी साइज वो कर लेते हैं। इन दोनों को ये कंपेयर कर लेते हैं। अब ये दो डायग्राम्स जो ऊपर तले मौजूद है ना आपके सामने, इन दोनों डायग्राम्स के अंदर जो असल बात है वो ये है कि एक में आपको इनहेलेशन दिखाई हुई है और एक में आपको एक्सहेलेशन दिखाई हुई है। तो इन दोनों को हम जो है वो देखते हैं कि इनमें क्या जो है वो ऐसी बात है जो कि इनमें हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दिखाई हुई है। अब गौर कीजिए कि ये जो दोनों डायग्राम्स हैं आपके सामने, इनमें ये जो ऊपर की डायग्राम है इसमें आपको दिखाई हुई है इनहेलेशन, और जो नीचे वाली डायग्राम है इसमें आपको दिखाई हुई है एक्सहेलेशन। अब जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपके आपके ये जो चेस्ट पोर्शन है इसका कौन कौन सा रीजन जो है वो मूव करेगा तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगी। इसमें दो तीन चीजें जो आपने जहन में रखनी है, जिसके बाद आपको बड़ा आसान हो जाएगा समझना कि इनहेलेशन कैसे होती है। नंबर वन, आपने देखना है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब के दरमियान जो लेक्चर के शुरू में बात हुई थी, इंटरकोस्टल मसल्स, जिनमें हमने कहा था एक एक्सटर्नल होते हैं और दूसरे इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल और इंटर दोनों तरह के इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और वो हेल्प करते हैं एक्सलेशन इनलेशन में। सेकेंडली, प्लूरा, जो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल प्लूरा की बात की थी। इंटरनल प्लूरा जो कि लंग्स के साथ जुड़ी हुई है, एक्सटर्नल प्लूरा जो कि इंटरकोस्टल मसल्स और बॉडी के साथ जुड़ी हुई है, एक्सटर्नल। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है, रिब्स। रिब्स भी मूव करती है, जाहिर है इंटरकोस्टल मसल्स मूव कर रहे हैं तो रिब्स भी मूव करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि कौन कौन सी चीज़ों को अब आपने देखना है। इनहेलेशन, इनहेलेशन में क्या क्या फिनोमिना फॉलो होते हैं। नंबर वन, रिब्स एक्सपैंड होती हैं। रिब्स एक्सपैंड होती हैं। रिब्स के एक्सपैंड होने से इंटरकोस्टल मसल्स और नीचे प्लूरा और लंग्स, लंग्स भी फिर क्या होंगे, क्योंकि रिब्स जो हैं वो नीचे हर जगह से जुड़ी हुई हैं, तो रिब्स अपने साथ साथ लंग्स को जो है वो क्या करेंगी, रिब्स अपने साथ साथ लंग्स को भी एक्सपेंड करेंगी, ठीक है। तीसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमने एज सच डिस्कस नहीं की, उसको भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि हमने इस को बेसिकली डिस्कस नहीं किया। बेटा ये जो हमारे लंग्स होते हैं ना, इनके बिल्कुल नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है डायाफ्राम। जैसे अगर मैं ह्यूमन बॉडी को एक थोड़ी सी ड्राइंग करूं ह्यूमन बॉडी की, लेट मी ड्रॉ इट।
इसमें अगर आप देखते हैं तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर यहाँ पर जो है वो आपके सामने दिस इज ट्रेकिया, यहाँ से ट्रेकिया ओपन होती है एंड देन इट डिवाइड्स इनटू, ये ज़्यादा जो है वो इलोंगेट हो गई, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि हमारी डायग्राम से थोड़ी सी प्रोपोर्शन रहे। ऐसे यहाँ पर ये जो है वो हमारे यहाँ पर लंग्स मौजूद है, इस जगह पर लंग्स मौजूद हैं हमारे। जो पर्टिकुलर बात मैं बताना चाह रहा हूँ उसके लिए इतने लंग्स की डायग्राम काफ़ी है। इन लंग्स के बिल्कुल नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये हमारे आर्म्स हैं, ये आर्म्स हैं और ये बॉडी की वॉल है, दिस इज बॉडी वॉल, दिस इज आर्म एंड दिस इज बॉडी वॉल। तो हमारी बॉडी वॉल के साथ एक स्ट्रक्चर यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। अभी डायाफ्राम होता है, ये एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर होता है विच कैन मूव अप एंड डाउन। ये मस्कुलर है, ठीक है, इट कैन मूव अप एंड डाउन। ये जब रिलैक्स होता है, ये जो डायाफ्राम का स्ट्रक्चर है जब ये रिलैक्स होता है तो ये डोम की शेप में होता है। डोम आपको पता है गुंबद को कहते हैं। तो ये अच्छा खासा ऊपर को उठा हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा ऊपर को उठा हुआ है। और जब ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो ये इतना नीचे आ जाता है, ये इतना नीचे आ जाता है, ठीक है। ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है जिसमें ये समवट स्ट्रेटन हो गया, स्ट्रेटन हो गया। अब क्या होता है कि जब आप ये रिलैक्स स्टेट में जब होता है तो उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है तो आप इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इन सब से क्या होता है मैं अब आपको जो है यहाँ से बताता हूँ। फिलहाल आप डिस्कस कर रहे हैं इनहेलेशन। अब इनहेलेशन में देखिएगा क्या होता है, रिब्स एक्सपैंड हो गई हैं, लंग्स भी एक्सपैंड हो गए हैं और डायाफ्राम, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट्स के में आसानी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि डायाफ्राम जो है वो मूव्स डाउन, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस वक्त नीचे को जा रहा है, ठीक है। अब जब ये देखिए इन्होंने बताया वो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, डायाफ्राम नीचे को आ गया, ये डायाफ्राम है, ये आपके रिब्स हैं जो बाहर को मूव कर रही हैं और ये आपके लंग्स हैं जो एक्सपैंड हो रहे हैं। तीनों काम यहां पर हमारे पूरे हो गए, ठीक है। और अब देखिए आप इसमें अब क्या होगा कि जब एक दफा लंग्स एक्सपैंड होंगे ना, तो आपको पता है कि लंग्स में ऑलरेडी एयर थी, लेकिन जब लंग्स लंग्स एक्सपैंड होंगे तो जो एयर है वो उसमें और ज्यादा उसकी जगह बन जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बलून है, ठीक है, एक बलून आपके पास है, दिस इज अ बलून। और इस बलून का जो है जैसे है कि ये बैलून आप जो है ये अगर फैलाते हैं, अगर ये बैलून जो है वो, वैसे तो हम प्रेशर से इसमें हवा भरते हैं ना, प्रेशर से एक्सपेंड करते हैं इसको, लेकिन अगर इस बैलून को आप फैलाएंगे ना तो इसके अंदर मजीद हवा भरेगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे ये देखिएगा, ये यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, ये आपकी बुक है, और कीजिएगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट इसमें दिखाया हुआ है, ये वाला, ये रहा। इसमें देखिए कि जब आप इसको नीचे को खींचेंगे तो यहां पर एयर का प्रेशर सडनली ड्रॉप होगा। एक बात मेरी ज़हन में रखिए कि जब भी एयर ने अंदर मूव करना है या बाहर मूव करना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है वो एयर का प्रेशर है। अगर आपने एयर को अंदर लाना है, अपनी बॉडी के अंदर लाना है, देन रिड्यूस द एयर प्रेशर इन लंग्स। आपको पता है कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो एयर है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसका मतलब है कि अगर आपने एयर की मूवमेंट इस तरह से होती है कि उसने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करना होता है, अगर तो आपने एयर को अपनी बॉडी के अंदर लाना है, लंग्स के अंदर लाना है, तो आप क्या करें, आप बॉडी के अंदर एयर प्रेशर को कम कर दें। बॉडी के अंदर एयर प्रेशर को कम करेंगे, बाहर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बॉडी के अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, एयर रश इन करेगी। अब एयर का प्रेशर आपने कैसे कम किया, रिब्स एक्सपैंड की, लंग्स एक्सपैंड किए, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हमारी चेस्ट कैविटी में एयर का प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है। क्यों? क्योंकि आपने चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दिया ना, चेस्ट कैविटी को आपने एक्सपैंड किया।
जब आपने एक्सपेंड किया तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, जब वॉल्यूम बढ़ गया तो उसके बाद प्रेशर सडनली कम हो जाएगा, जब प्रेशर कम होगा तो एकदम जो है वो हवा अंदर को जाएगी। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा। आपने एयर को इनसाइड मूव करने के लिए एयर प्रेशर रिड्यूस करना अंदर, इससे उलट करना है जब आपने एयर को बाहर निकालना है। क्या? एयर, अपनी बॉडी को हम इस तरह से स्क्वीज करेंगे कि अंदर हमारी एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बाहर की निस्बत, एज कंपेयर टू द आउटसाइड। तो जब आपको पता है कि एयर किस तरह मूव करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, अब जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपनी चेस्ट कैविटी को, अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बाहर की निस्बत, तो अंदर से एयर बाहर आ जाएगी। तो जब आपने इनहेल किया है तो आपने रिब्स एक्सपेंड करके, लंग्स एक्सपेंड करके, डायाफ्राम को मूव डाउन करके क्या किया है, प्रेशर कम किया है, तो एयर जो है वो अंदर आ रही है। इसके कंपैरिजन में टोटल वाइस वर्सा आप यहां पर देख लीजिए, वाइस वर्सा आपने लंग्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, गौर कीजिए। इस डायग्राम को इससे कंपेयर करें तो आपको वाज़े पता लग जाएगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, रिब्स नीचे आ गई हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायाफ्राम ऊपर चला गया। ये देखिए, इस डायाफ्राम को देखें और इस डायाफ्राम को देखें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो डायाफ्राम है ऊपर चला जाएगा, एयर प्रेशर कम होगा तो एयर प्रेशर से एक्सपेल आउट हो जाएगी। इसके एक और उन्होंने बड़ा वाज़े बताया हुआ है कि रिब्स का फर्क देख लीजिए, इसमें रिब्स अच्छी खासी एक्सपेंडेड हैं और इसमें रिब्स जो हैं वो बिल्कुल स्क्वीज हुई हैं, ये स्क्वीज्ड है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर कम हो रहा है, एंड दैट एयर प्रेशर विल बी कॉजिंग, जिसकी वजह से एयर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, स्क्वीज हो जाएंगे तो एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एंड दैट एयर प्रेशर विल बी कॉजिंग द एयर टू एक्सपेल आउट इन अ हाई स्पीडी वे, ठीक है। इस तरह से जो है वो होता है, इस तरह से हम हमारा जो है वो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमारी इस तरह से होती है। थोरेसिक कैविटी का मतलब हमारा जो सीने का पोर्शन है वो थोरेसिक कैविटी है। अच्छा, यहां पर इंटरकोस्टल मसल्स का क्या है कि इनहेलेशन में, जो इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन्होंने रिब्स को उठाना होता है, इन्होंने रिब्स को बाहर को खींचना होता है ना, इन्होंने रिब केज को बाहर को एक्सपेंड करना होता है। तो एक्सटर्नल आईसीएम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो इंटरनल आईसीएम होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। जबकि यहां वाइस वर्सा होगा, एक्सहेलेशन में एक्सटर्नल रिलैक्स होंगे, इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि रिब केज वापस आ जाए। सो ये है जो इसमें परफॉर्म होगा। ये इन्होंने ना, इस डायग्राम को देख के घबराना नहीं है, ये इन्होंने वो दिखाई हुई है रिब की मूवमेंट, रिब्स ऐसे खुल रही हैं, ये ऊपर से नीचे नहीं आ रही, ये ऐसे नहीं है, नो, ऐसे नहीं है, ये नीचे को, ये ऐसे ओपन होता दिखा रहे हैं कि रिब्स इस तरह बाहर आएंगी और ऐसे वापस अंदर जाएंगी, ये ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने एक्सपेंशन दिखाई हुई थोरेसिक कैविटी की। थोरेसिक कैविटी मतलब हमारे सीने का एरिया, चेस्ट एरिया। चलिए जी, उम्मीद है हमको समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन हुआ तो बता दीजिएगा फिर। अल्लाह हाफिज़।